नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। यहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक पिता अपनी 6 महीने की बच्ची का शव लिए फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। बाराबंकी के एक सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े पिता की चीखें फिजाओं में दूर तक गूंज रही हैं। उसका इल्जाम है कि वो तख्त से गिर गई अपनी बेटी को दिखाने के लिए अस्पताल आया, लेकिन 2 घंटे तक डॉक्टर नहीं मिले। आखिरकार इलाज ना मिलने से उसकी बच्ची की मौत हो गई। 2 घंटा हो गए भैया हमका। कितनी तकलीफ है इस शख्स के रोने में। बाराबंकी के किसी अनजान से गांव का रहने वाला एक नाचीज नामालूम सा शख्स, जिससे हम कभी मिले नहीं, जिसे हमने कभी देखा नहीं, जिसका नाम भी कभी नहीं सुना। पता नहीं वो कौन सा रिश्ता है जो उसका रोना हमारे दिलों को चीर जाता है। लेकिन जिले के सीएमओ कहते हैं कि रोने वाला झूठ बोल रहा है। कोई ऑक्सीजन लगा दे तो बच जाते। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव व उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उक्त बच्चे का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि बच्चा मृत लाया गया है, जो कि चिकित्सालय पर मृत अवस्था में ब्रॉड डेड की अवस्था में लाया गया था। अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़ी उसकी मां की दर्दनाक चीखें फिजाओं में गूंजती हैं। ये वे लोग हैं जो हाकिमों की दुनिया से हजारों प्रकाश वर्ष दूर अपनी गुर्बत और महरूमियों में जिंदा हैं। बच्ची की मौत और उसके माँ बाप की यह हालत देख कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस ने यह रोना पीटना देखकर कहा कि जो शिकायत है उसकी तहरीर दो और ये ड्रामा बंद करो। हमारी बिटिया खत्म हो गया, ड्रामा साहब कह रहे हैं, ड्रामा कह रहे हैं हम लोग। संदीप शुक्ला ने पुलिस को अपनी तहरीर में लिखा है कि मेरी 6 महीने की बच्ची तख्त से गिरकर जख्मी हो गई थी। मैं घंटों अपनी बेटी के इलाज के लिए डॉक्टरों को इधर उधर ढूंढता, अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। थक हार कर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरबी राम को कई बार फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। इलाज न मिलने पे मेरी बेटी की अस्पताल परिसर में मौत हो गई। इसके जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई की जाए। अब इस रोने वाले पिता और सीएमओ साहब दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, ये तो किसी निष्पक्ष जांच से पता चल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये शख्स जिसकी बेटी मर गई है वो एक्टिंग कर रहा है? बाराबंकी में सरफराज वारसी और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। कमाल, तस्वीरों में जिस तरीके से उस पिता का दर्द नज़र आ रहा है, जाहिर है वो तकलीफ समझ सकते हैं लोग, लेकिन उसके बाद ये कहना कि ये नाटक कर रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, ये किस हद तक सही है और इसमें अभी क्या किया जा रहा है? देखिए, आमतौर पे ऐसी बातें जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है वो अपनी अपनी खाल बचाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आज भी अभी थोड़ी देर पहले बाराबंकी से कुछ जो वहां स्थानीय रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कुछ वीडियो अभी हमें भेजे हैं। वो वीडियो आज दिन के हैं। वहां के पत्रकार आज फिर उसी अस्पताल में गए और जो वहां के सीएमएस हैं उनके कमरे में ताला बंद है, उसकी वीडियो है। उनकी नेम प्लेट दिख रही है, कमरे में उनके ताला बंद है, वो मौजूद नहीं है। लोकल स्टिंगर्स वहां अस्पताल के स्टाफ से पूछ रहे हैं यहां डॉक्टर कौन है, इमरजेंसी में कोई ड्यूटी पे है। आज भी वो नहीं बता पा रहा है कि कोई डॉक्टर वहां पे है और कोई वहां इमरजेंसी ड्यूटी में है। कल तो वो कह रहे हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है और वहां पे इमरजेंसी में एक डॉक्टर साहब मौजूद थे, एक पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था। उन्होंने बच्ची को अटेंड किया और वो ब्रॉड डेड, मतलब वहां पे जिंदा नहीं थी जब वहां पे लाई गई। लेकिन आज के क्या हालात हैं? आज जब वहां पे मीडिया के लोग जा रहे हैं तो सीएमएस के कमरे में ताला बंद है, इमरजेंसी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है और वहां पे वो उनसे पूछ रहे हैं कि कोई डॉक्टर है तो कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। ये हालत है अस्पतालों की। शुक्रिया कमाल आपका इस सब जानकारी के लिए। तो
अगर जाहिर है अगर कोई परेशानी होती है किसी को और वो अस्पताल पहुंचता है, वहां पर अगर किसी वजह से इलाज नहीं हो पाता है या पहले ही मौत हो जाती है, तो कम से कम इस तरीके की भाषा तो इस्तेमाल करें कि आप सम्मान से आप उस व्यक्ति से बात करें। ये तो पल्ला झाड़ने वाली एक तरीके से बात हो गई कमाल। जैसे कि आपने बताया, आज भी अगर पत्रकार पहुंचते हैं तब भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब भी वहां पर डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो इसको लेकर क्या ऊपर से कोई कार्रवाई की जा रही है या किसी को जवाब दे इसके लिए ठहराया जा रहा है कि अभी क्यों ऐसी स्थिति है? फिर नहीं, देखिए अब तो अभी ये वीडियो अभी सामने आया है। अभी तक तो वहां के सीएमओ ने कहा कि हमने अस्पताल के सीएमएस से रिपोर्ट मांगी है। अस्पताल के सीएमएस ने कहा कि वो लोग गलत कह रहे हैं, उनकी बच्ची को अटेंड किया गया था। वैसे वहां पे अस्पताल में तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कोई ऐसी जांच हो जाए जिसमें सीसीटीवी कैमरे वगैरह की भी जांच हो तो ये बात साफ हो जाएगी कि वो जो बच्ची का पिता है क्या वो झूठ बोल रहा है। यह भी हो सकता है कि वो 1-2 घंटे बच्ची को लेकर के दौड़ता रहा हो, कोई अस्पताल ना मिले, कोई डॉक्टर ना मिला हो, बाद में किसी डॉक्टर ने बताया हो कि यह मर चुकी हो। यह भी तो हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वो शख्स झूठ क्यों बोलेगा? एक बात, जिसकी बच्ची मर गई है, वो अपनी 6 महीने की मरी हुई बच्ची को गोद में लेकर के वो चीख के वहां पे क्यों झूठ बोलेगा अस्पताल के बाहर खड़ा होके? क्या डॉक्टर से उसका कोई कंपटीशन चल रहा है? क्या वो भी डॉक्टर है जिससे कोई प्रैक्टिस को लेके डॉक्टर से कंपटीशन है? वो गांव में कोई नामालूम नाचीज सा शख्स है जो अपनी बच्ची को दिखाने के लिए आया है। डॉक्टर साहब से किसी भी चीज का कोई मोटिव होता है। इस झूठ बोलने का क्या मोटिव है? सीएमओ साहब कह रहे वो झूठ बोल रहा है। क्या मोटिव है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है? डॉक्टर साहब से उसका कौन सा कंपटीशन है? कौन सी प्रतियोगिता है? क्या वो साथ के पढ़े हुए हैं, साथ के डॉक्टर हैं, एक साथ कहीं नौकरी कर रहे हैं? किस चीज का कंपटीशन है? क्यों झूठ बोलेगा वो? और ऐसी तस्वीरें पिछले कुछ वक्त में कमाल देखने को मिल रही हैं जो कि जाहिर है काफ़ी परेशान कर रही हैं लोगों को भी। अभी एक तस्वीर हमने देखी संत कबीर नगर की, जहां पर अपने पिता का अंतिम संस्कार तक जो है वो ठीक से नहीं किया गया। जेसीबी में उठाकर उनको दफना दिया गया एक गड्ढा खोदकर। और ये भी सुनने में आया, आप इसको कंफर्म कीजिए, कि उनका परिवार के लोगों का ये कहना था कि उनको पता नहीं था क्या प्रोटोकॉल होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर किसी के घर में आग लग जाए, उसका बाप उसमें जल रहा हो, तो क्या पहले हम प्रोटोकॉल डाउनलोड करेंगे, कोई नेट पे ढूंढेंगे गूगल में कि अगर बाप आग में जल रहा है तो कौन सा प्रोटोकॉल है, इसमें क्या बताया है, सरकार के कौन से निर्देश हैं, उसको मुझे बचाना है या नहीं बचाना है? अगर हमारा बच्चा जल रहा है, आग लग गई है, या कोई भूकंप आ गया है, घर गिर गया है, तो फिर इसमें कौन सा प्रोटोकॉल है? एसडीआरएफ एनडीआरएफ से हमें पूछना है किसको कैसे निकालना है। ये एक बेटा कह सकता है? आप बताइए। उस शख्स को जिसको उसने पैदा किया है, उंगली पकड़ के डगमग चलना सिखाया है, वो अपने साइकिल के करियर पे बिठा करके उसको गांव के स्कूल में ले जाता होगा, कंधे पे बिठा के कहीं मेला दिखाने ले जाता होगा, वो बीमार होता होगा तो पता नहीं कौन से डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता होगा। गांवों में डॉक्टरों को पैसा नहीं देते हैं, फसल कटती है तो बहुत सारे इतने पिछड़े गांव हैं जहां फसल कटती है तो उसको अनाज दिया जाता है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों का इलाज करा पाए। एक गरीब किसान ने किस मुसीबत से उन बच्चों को पाला होगा, और अगर बच्चा वो ये कहे कि उसको प्रोटोकॉल नहीं पता था तो ये शर्मनाक बात है। बिल्कुल कमाल, ये ऐसी घटनाएं हैं जिसको आप कोई वजह नहीं दे सकते, और ये जाहिर है नहीं होना चाहिए इस तरीके से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए इन खबरों पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि जिन लोगों की कोरोना की दूसरी लहर में मौत हुई है, उनके परिजनों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होगी, हर महीने 5,000 रुपए की मदद मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार के आंकड़ों और विश्राम घाट कब्रिस्तान के आंकड़ों में अंतर काफी ज्यादा है। ऐसे में बाकी के मृतकों के परिजनों को राशि कैसे मिलेगी? दूसरा, मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना का जिक्र नहीं है। ऐसे में लाभार्थी का निर्धारण कैसे किया जाएगा? 10वीं में पढ़ने वाले हनुशीष के पिता गिरीश की मौत 18 अप्रैल को भोपाल में एक निजी अस्पताल में हो गई।
सरकारी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर माँ दिव्या भी कोरोना की वजह से अगले दिन बैतूल में चल बसी। हनुशीश खुद भी संक्रमित हुए, ठीक हुए तो चाचा के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटके। भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो प्रमाण पत्र दिया गया उसमें मौत की वजह का जिक्र नहीं किया गया। अब हनुशीश के पास ये साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसके माता पिता की मौत कोविड से हुई है। हॉस्पिटल के द्वारा हमें जो सर्टिफिकेट मिला उसमें हमें कोविड पॉजिटिव बताया गया। हमने उनका अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट में किया कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। वहाँ का जो सर्टिफिकेट मिला वहाँ पर भी उनका कारण कोरोना ही बताया गया। जब ये दोनों सर्टिफिकेट हमने नगर निगम भोपाल में लेके गए और वहाँ पर हमने जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दिया गया तो हमारा दोनों ओरिजिनल वहाँ जमा कर लिया गया और सामान्य मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया गया। सरकार हमें जो सामान्य मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है उसमें साइड में ये लिख दे कि वो जो पेशेंट की मृत्यु हुई है उनका कोरोना से निधन हुआ है, ताकि जो सरकार की योजना है उसका मेरे को लाभ मिल सके। हनुशीश उन हजारों बच्चों में से एक हैं जिन्हें कोरोना की दूसरी लहर ने अनाथ कर दिया। सरकार ने इनके लिए कई ऐलान किए। मसलन मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के परिवार को सरकार 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी देने का फैसला लिया। जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन, बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध और उन्हें पात्रता न होने पर भी फ्री राशन देने की बात कही। ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा भी सरकार के दर्जनों ऐलान पर कई सवाल हैं। मुकेश खरे की पत्नी प्रीति खरे भोपाल के हुजूर तहसील में पटवारी थी। कभी नाके पर चेकिंग तो कभी गांव में कोरोना जांच में लगी रहीं। ड्यूटी निभाते हुए नवंबर में संक्रमित हुई। इलाज में 8 से 9 लाख रुपए खर्च हो गए। तन मन धन से टूट गए, लेकिन सरकार की कोरोना योद्धाओं के लिए चलाई गई योजना में कोई लाभ नहीं मिला। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी कोरोना नहीं लिखा है। गांव गई थी वहां पे डॉक्टरों की टीम लेके और वहीं पे इनको कोरोना से पीड़ित हुई। 10 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव हुई। हालत ख़राब होने पे हमने इनको जेके हॉस्पिटल में 12 नवंबर को एडमिट करा था। तो लंबा इलाज चला, वेंटिलेटर पे रहीं करीब 17 दिन लगभग, और 1 तारीख को इनकी डेथ हो गई थी। उस समय सभी हमारे जितने भी कलेक्टर वगैरह साहब थे उन सब ने काफ़ी सहयोग करा और इवन हमारे घर पे भी आए थे, सबको सहयोग करा था। अब बात हुई थी कोरोना योद्धा योजना की, तो कोरोना योद्धा योजना के लिए हमने काफ़ी कोशिश करी। कलेक्टर साहब ने भी एक आवेदन हमने दिया था, वो शासन को भेजा पर वो शासन से निरस्त हो गया। सभी जगह मैंने संपर्क करा, मंत्री जी के यहाँ भी संपर्क करा, राजस्व मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी संपर्क करा, सभी जगह आवेदन दिए हैं। पर उनका ये कहना है कि ये योजना 30 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी, इसलिए आपकी जो डेथ हुई है वो 1 दिसंबर को हुई है, इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वो मूल सर्टिफिकेट उन्होंने जमा करा लिया और उसके बाद जब उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया तो उसमें कहीं से भी कोरोना लिखा हुआ का प्रावधान नहीं था। सरकार से जब हमने सवाल पूछा तो उसने कहा योजना मार्च के बाद बनी है। उसका ये भी कहना है कि मृत्यु का कारण कोरोना लिख रहे हैं। जिनकी कोरोना से मृत्यु हो रही है उनकी कॉज ऑफ डेथ में कोरोना ही लिखा रहा है। तो ये योजना जो नई बनी है ये मार्च के बाद की जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए। काश मंत्री जी ये सर्टिफिकेट देख लेते। बहरहाल कोरोना से मध्य प्रदेश में अब तक सरकारी रिकॉर्ड में 8,019 मौतें दर्ज हुई हैं, जबकि हकीकत यह है कि अकेले दूसरी लहर में सिर्फ 1 जिले यानी राजधानी भोपाल के विश्राम घाट और कब्रिस्तानों में सिर्फ 15 मई तक 4,065 मौतें दर्ज हुई हैं।
इनका अंतिम संस्कार कोविड नियमों के तहत किया गया है। इसे अब आप सरकारी नियम में विसंगति कहें या आंकड़े छिपाने का तरीका, सरकारी अस्पतालों में मृत्यु होने पर जो प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं उनमें टिप्पणी वाले कॉलम में बाकायदा कोविड पॉजिटिव लिखा जा रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में हो रही कोविड मौत के बाद जो प्रमाण पत्र नगर निगम दे रहा है उस पर मौत के कारण वाला कॉलम खाली है, जबकि निजी अस्पताल अपने डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत लिखकर दे रहे हैं। किसी महामारी में आंकड़ों की अहमियत सांख्यिकीय दृष्टिकोण से या अनुसंधान की दृष्टि से बहुत अहम होती है, खास करके तब जब सालों बाद ये पता करना हो कि अमुक महामारी से उस साल कितने लोगों की मौत हुई और इसका तोड़ कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम ही आंकड़ों को छिपाने पर आमादा हो तो ईमानदारी से वजहें क्या खाक तलाश पाएंगे। कुल मिलाकर कोविड डेथ के हर मामले में पूरा सिस्टम डेड जैसा व्यवहार कर रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए, दिल्ली में कारखानों को काम शुरू करने की इजाजत, लेकिन अब भी बहुत जगह लटक रहे हैं ताले। कई अस्पताल 40 से 50% कोविड मरीज ऐसे देख रहे हैं जो धूम्रपान करते हैं या धूम्रपान की वजह से उनके लंग्स पर पहले से काफी असर हो चुका है। तंबाकू का सेवन करने वालों की न सिर्फ रिकवरी में देरी है, बल्कि पोस्ट कोविड के तकलीफ भी उनमें ज्यादा हो रही है और इसकी वजह से परेशानी भी उनमें ज्यादा देखी जा रही है। हमारी इस रिपोर्ट में मुंबई के 6 बड़े अस्पतालों के 6 एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है। धूम्रपान, गुटखा और तंबाकू का ज्यादा सेवन करने वालों में कोरोना का असर ज्यादा नजर आ रहा है, उन कोविड मरीजों के मुकाबले जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। मुंबई के डॉक्टर सुहास देसाई मरीजों की चेस्ट स्कैन रिपोर्ट के साथ ये समझा रहे हैं। ये स्मोकर्स में काफी कॉमनली पाया गया है कि ये जो बीमारी है ज्यादा मात्रा में या सीवियर फॉर्म में पाई जाती है। अगर हम इधर देखेंगे तो ये एक यंग पेशेंट है हुज एज इज अराउंड 35 इयर्स एंड ही हैज बीन फाउंड टू बी अ स्मोकर। तो ये हमारे पास पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए आए थे पेशेंट और उनका स्कोर करीबन सिटी का स्कोर 18/25 था और ये अगर आप देखेंगे तो ये लंग इन्वॉल्वमेंट उनका जो है काफ़ी सीवियर मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो इसमें सीओपीडी के साइंस आपको सिटी स्कैन की फिल्म में नहीं देखेंगे। ये अगर आप देखोगे तो ये सब निमोनाइटिस के साइंस है, जिसको हम ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज बोलते हैं। ये सब आप देखेंगे तो दीज आर ऑल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज। तो ये थोड़े कम मात्रा में पाए गए अगर हम प्रीवियस पेशेंट से कंपेयर करेंगे तो। जानकार कहते हैं कि तंबाकू शरीर में ACE2 रिसेप्टर बढ़ाता है। शरीर में इसकी जितनी मात्रा बढ़ती है, संक्रमण का खतरा उतना ही बढ़ता है। कोविड मरीजों में तंबाकू ऑक्सीजन लेवल भी कम करता है। ICU वेंटिलेटर की दरकार भी बढ़ती है। ACE2 एंजाइम होता है वो बढ़ जाता है स्मोकर्स के अंदर और कोरोना वायरस जो होता है वो इस ACE2 के माध्यम से बॉडी में एंटर करता है। तो स्मोकर्स में ये एंजाइम ज्यादा लेवल में होते हैं उनके ब्रोंकियल के अंदर और वहां से कोरोना एंटर करता है बॉडी में। नंबर 2, स्मोकर्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होना यानी ऑक्सीजन कम होना, तो नेचुरली कॉम्प्लिकेशंस कोरोना वायरस की स्मोकर्स के अंदर बढ़ जाती है। ओवरऑल लगता है कि जो पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। ये भी लगता है कि ये जो कॉम्प्लिकेशन का रेट है उसको हम लोग रिलेटिव रिस्क बोलते हैं, वो 1.3 होता है जो स्मोकर्स हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। और सिमिलर चीज़ देखा गया है उनके मौतों में और जो पेशेंट्स जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल स्मोकिंग से अगर है पेशेंट्स को, अगर वो स्मोकिंग करते हैं और उनको कोविड होता है तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। धूम्रपान करने वालों में पोस्ट कोविड की तकलीफ ज्यादा है और कोविड की रिकवरी धीमी। जो स्मोकर्स हैं
उनमें कोविड से रिकवरी के भी चांसेस बहुत खराब रहते हैं, क्योंकि लंग्स ऑलरेडी खराब हो चुके होते हैं, तो द रिकवरी टाइम इज मच मोर लॉन्गर इन कोविड इन स्मोकर्स rather than in non-smokers. Also remember, smoking causes blood clots to form. It is also a pro-coagulant. यानी जो स्मोक करते हैं उनको हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कोविड में भी यही होता है। कई अस्पतालों में 40 से 50% कोविड मरीज स्मोकर्स हैं। टोबैको कंजम्पशन से जो कोविड-19 के मरीज हॉस्पिटल में आते हैं वो आसपास एक 40 to 50% होते हैं, और उनमें थोड़ा सा ज़्यादा कोविड का इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे कि उनमें फाइब्रोसिस ज़्यादा होने की वजह से तो थोड़े चांसेस उनमें ज़्यादा है। और इनमें से कुछ 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन सीरियस हुए हैं। काफ़ी पेशेंट लोग आते हैं या जनरल पब्लिक भी आते हैं, बोलते हैं हम स्मोकिंग अभी कम कर दिया है। मैं एक ही सवाल उनको पूछता हूँ कि आप ऐसे बता रहे हो जैसे कि पहले आप 10 माले से कूदते थे और कुछ नहीं होता था, तो अभी हम 2 माले या 3 माले से कूदने का चालू किया, वो चलेगा क्या डॉक्टर साहब? आप ही समझ लीजिए इसका परिणाम क्या होता है। चांसेस है कि आपको कुछ ना हो, लेकिन ये रिस्क आप बढ़ा रहे हो। इसीलिए टोबैको की जो भी हैबिट्स है वो सब बंद हो जानी चाहिए। ऐसा कोई अस्पताल या डॉक्टर नहीं जो धूम्रपान करने वालों में कोविड का कम असर देख रहे हों। धूम्रपान से कोविड में फायदे जैसी कोई भी भ्रामक स्टडी या फॉरवर्ड पर कतई भरोसा न करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा धूम्रपान करने से कितना खतरा है कोरोना का भी, और आपकी वैसे भी तबीयत जो है उससे बिगड़ती है। लेकिन कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप टीका जो है लगवाइए जितना जल्दी हो सकता है। और कोरोना के टीके की किल्लत के बीच 2 महीने में भारत सरकार की रणनीति अब रोजाना 1 करोड़ टीकाकरण करने की है। यही नहीं, टीकों की एक ही डोज और मिक्सिंग डोज को लेकर भी रिसर्च की जा रही है। सरकार ने मन बनाया है कि जुलाई के दूसरे-तीसरे हफ्ते से रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीका दिया जा सके। वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर दलील है कि जुलाई के मध्य और तीसरे हफ्ते तक देश के पास हर महीने 30 से 32 करोड़ डोज होंगे। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन के करीब 25 करोड़ डोज के अलावा 5 से 7 करोड़ बायोलॉजिकल ई, सीरम के नोवावैक्स, जिनोवा mRNA, जाइडस कैडिला DNA वैक्सीन और स्पुतनिक की डोज शामिल हैं। उपलब्ध वैक्सीन सप्लाई को देखें तो फिलहाल नहीं लगता कि अक्टूबर या उससे पहले 1 महीने में भारत में 30 करोड़ डोज या उससे अधिक डोज उपलब्ध होंगे। तो उस आधार पर कह सकते हैं कि भले ही किसी एक दिन भारत 1 करोड़ वैक्सीनेशन कर दे, लेकिन सस्टेन्ड एवरेज हो कि 1 करोड़ का वैक्सीनेशन प्रतिदिन हो रहा है, मुझे लगता नहीं कि भारत में वो परिस्थिति कभी आएगी। टीके को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा जारी है। आकलन चल रहा है कि अब तक 2 डोज वाले कोविशील्ड टीके की क्या सिंगल डोज ही वायरस से लड़ने में ज्यादा असरदार है। वहीं महीने भर के भीतर वैक्सीन मिक्सिंग यानी अलग अलग टीके के 2 डोज की स्टडी भी शुरू हो जाएगी। परिणाम करीब 2.5 महीने में आ जाएंगे। Vaccines can have interchangeability, which provide better immunity. Second, they are safe, and third is programmatically it becomes convenient. I think मुझे लगता है कि कई समूह इस तरह की स्टडी में दिलचस्पी रखते हैं, और जैसे जैसे नई वैक्सीन आ रही है इस तरह की स्टडी को लेकर गंभीर विचार होगा। अब तक टीका लेने के बाद हुई परेशानी यानी AEFI रिपोर्ट करने को लेकर काफी मशक्कत करनी होती थी। अब राह आसान करने के मकसद से शिकायत दर्ज करने को लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जो कोविन प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहेगा और शिकायत सीधे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर तक पहुंच जाएगी। शोध खोज का दौर जारी है क्योंकि बीमारी नई है, इसलिए देखते समझते सीखने की कोशिश चल रही है। प्रयोग का सिलसिला स्वास्थ्य को लेकर है जिसके जरिए बीमारी की आशंकाओं के बीच संभावना तलाशी जा सके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में शर्तों के साथ अनलॉक की शुरुआत की गई है। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री चलाने की इजाजत मिली है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे और जानने की कोशिश की कि 1.5 महीने बाद पहली बार फैक्ट्री खुलना कैसा अनुभव रहा। पूर्वी दिल्ली का झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया। सोमवार से दिल्ली में
फैक्ट्री चलाने की इजाज़त दे दी गई है। बावजूद इसके कुछ कारखानों पर ताले दिखे। शाहदरा एल्यूमिनियम फैक्ट्री में हमें काम होता दिखाई दिया। 1953 से चल रही इस फैक्ट्री में एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का काम होता है। फैक्ट्री मालिक गुरिंदर सिंह ने बताया कि सोमवार को पहले दिन 60% वर्कर काम पर आए, क्योंकि इनका घर आसपास ही था। बाकी यूपी बिहार वाले अपने गांव चले गए। साथ ही जो माल बना रहे हैं उसको कहां बेचें, क्योंकि बाजार तो सब बंद हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कि लेबर बहुत कम है यहाँ पर। 60% लेबर हमारी फैक्ट्री में। अच्छा। जिसकी वजह से कहीं भी काम प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा, और आगे हम जो माल बना रहे हैं वो सारा स्टॉक हो रहा है। हम कहाँ बेचें माल आगे? जब तक मार्केट आगे नहीं खुलेगी हम अपना माल नहीं बेच सकते आगे कहीं। हालांकि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर इस बात से खुश हैं कि 1.5 महीने बाद फैक्ट्री खुली है और काम शुरू हुआ है। अब देखो, अब जैसे जैसे काम चलता रहेगा वैसे ही मालिक लोग भी हमें देंगे। बहुत बड़ी चिंता खत्म हुई जी। अपना आदमी घर में पड़े पड़े खराब हो जाता है। यहाँ थोड़े अपना काम धंधा में लगा रहता, आदमी शरीर भी सही रहता। चाहत तो है, काम टाइम पास भी हो जाएगा यहाँ पे। घर वैसे टाइम पास भी नहीं होता है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि पहले दिन मजदूरों की किल्लत तो है ही, साथ ही मजदूरों के आने के लिए जरूरी ई पास भी नहीं बन रहे। कुछ विषय ऐसे हैं जो आज हमें जिनको तकलीफ हुई है। एक सरकार ने जो रूल बनाया कि ई पास, दिल्ली में 1 लाख के करीब फैक्ट्रियाँ हैं, 10 लाख लोग काम करते हैं। कल से हम लोग लगे हुए हैं, जब से इन्होंने ऑर्डर दिया ई पास, पर ई पास जनरेट नहीं हो रहे। कहीं कहीं एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है। अब बिना ई पास के कैसे वर्कर आएंगे, कैसे हम लोग आएंगे, ये एक समस्या है। ई पास की बाध्यता का इनको खत्म करना चाहिए। मजदूर वर्ग में ज्यादातर लोग 45 साल के नीचे के हैं, जिनको कोरोना टीका नहीं लगा है। फैक्ट्री मालिकों की एसोसिएशन वैक्सीनेशन करवाने की कोशिश में है। वैक्सीनेशन जो मेन मुद्दा है वैक्सीनेशन का, लेबर का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी में होना चाहिए। क्योंकि लेबर एक ऐसा मालिक भी उसके इंटैक्ट में आएगा और आपस में भी एक दूसरे के काम में आएंगी। लेबर का 100% वैक्सीनेशन से उद्योगों का संचालन भी पूर्ण रूप से होगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे और उद्योग भी सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी माना कि पास सिस्टम में कुछ समस्याएं हैं, जिनको दूर किया जाएगा। पोर्टल में शायद थोड़ी दिक्कत थी, उसको ठीक कर देंगे। जो जो दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा, जिस चीज़ में दिक्कत आ रही है उसको ठीक करेंगे। अनलॉक की शुरुआत में इस बार भी लगभग वही समस्याएं आ रही हैं जैसी पिछली बार अनलॉक के समय में आई थी। सरकार या बाकी कोई और इनका समाधान करने की कितनी भी कोशिश कर ले, सही मायनों में समस्याओं का अंत तभी होगा जब पूरी अर्थव्यवस्था खोली जाएगी, यानी कि पूरी तरह से अनलॉक किया जाएगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक में 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से लॉकडाउन लगा हुआ है और 7 जून तक लगा रहेगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा? राज्य की कोविड एक्सपर्ट समिति के मुताबिक 14% के आसपास फिलहाल संक्रमण की दर है। ऐसे में लॉकडाउन हटाने से हालात काफी बिगड़ सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगा रहे तो कारोबार संकट में पड़ा रहेगा। कर्नाटक कोविड टास्क फोर्स के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर विशाल राव मानते हैं कि अभी कर्नाटक में लॉकडाउन हटाने का समय नहीं आया। संक्रमण दर 14% के आसपास है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू हुई तो लोगों की सेहत खतरे में पड़ेगी। हमें लगातार कोशिश करनी है कि पॉजिटिविटी की दर कम से कम 5% से कम हो और 5% की इस दर को आगे भी बनाए रखा जाए, क्योंकि अगर इस पर नियंत्रण नहीं रहा तो 5 से 15, 15 से 30 पहुंचने में संक्रमण दर को समय नहीं लगेगा। यानी जो गलती हमने सेकेंड वेव में की है उसे नहीं दोहरा सकते। लेकिन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा कभी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं रहे। बेशक वो दुविधा में है, क्योंकि हाल तक कोविड के मामले कर्नाटक में 50,000 के आसपास और बेंगलुरु में 20,000 के आसपास आ रहे थे। फिलहाल लॉकडाउन 7 तारीख तक जारी रहेगा। सख्त कदमों में कोई ढिलाई नहीं होगी। फिर हम हालात का जायजा लेकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। एक्सपर्ट समिति चाहती है कि टीकाकरण और तेज किया जाए ताकि संक्रमण की रफ्तार कम हो सके। फिलहाल
1,34,00,000 के आसपास टीके यहां लगाए गए हैं, यानी 1/4 के आसपास। बड़ी आबादी को टीका लगना बाकी है। ये दुकानें और बाजार अगर अभी खोल दी जाएं तो यहाँ हालात और बिगड़ सकते हैं, ऐसा मानना है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का। क्योंकि लॉकडाउन के वक्त संक्रमण की दर 14% के आसपास थी और आज भी इसी के आसपास है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक टीकाकरण पूरे राज्य में रफ्तार न पकड़ ले, तब तक यहाँ पे लॉकडाउन में ढील देना खतरनाक साबित हो सकता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब कांग्रेस में सुलह की कवायद जो है वो तेज है। कांग्रेस की 3 सदस्यीय समिति पंजाब के नेताओं से मिल रही है। 25 विधायक मंत्री आज दिल्ली में मिले हैं और कल सिद्धू समिति के सामने आ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि नाराज विधायक नहीं बुलाया है, ये किसी को गिला। हमारे साथ पंजाब के वरिष्ठ विधायक संगत सिंह जी हैं। जी क्या बात हुई और क्या मसला है? जो कमेटी ने मैंने बुलाया थी, जो कमेटी जो मुझे कमियां सी बताती हैं पूरी करो। बैकवर्ड क्लास से मैं 4 इलेक्शन लड़े हैं, बैकवर्ड क्लास थोड़ी पीछे रह गई, कोई बात नहीं। लेकिन जब एक चुनाव अगले साल होने जा रहा है और कांग्रेस की स्थिति अच्छी बताई जा रही है किसान आंदोलन की वजह से, ऐसे में पार्टी के भीतर क्या खींचतान है? सब ठीक है, कमेटी बैठ गई है, ये सारा कुछ चले ठीक है सर। लेकिन कमेटी बैठने के पीछे जो झंझट है, तभी तो कमेटी बैठी, तो क्या अब ठीक हो जाएगा? करें ठीक हो जाएगा। क्या है सबसे बड़ी मांग क्या है? मांग नहीं कोई, बस इलेक्शन है, सारा तालमेल इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो, पीसीसी नया मिले, नए सिरे से चुनाव में करने के उन्होंने फैसला तो ऊपर वाले करना भाई, फैसला करना, फैसला जो ऊपर वाले करेंगे हम थोड़े करेंगे, हम तो सवाल पूछे होते हैं। लेकिन आखिरी सवाल, आपको लगता है कि एक ऐसी स्थिति है राज्य में कि अगर नया नेतृत्व सामने आए तो ज़्यादा बेहतर कांग्रेस कर सकती है या पुराने नेतृत्व? उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमा के पास चलते हैं। उमा बताइए क्या मसला है, क्या खींचतान है और क्या नाराजगियां हैं जो कि कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ यहाँ पर हैं इन नेताओं में, विधायकों में, और साथ ही इस मीटिंग से जुड़ी हुई क्या खबर है? जी देखिए ताबिश, जैसा कि आपको पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक बगावती तेवर हमेशा नवजोत सिंह सिद्धू का रहा है जब से वो कांग्रेस में आए हैं, और वो लगातार एक अपने लिए बड़ा पद जो है वो चाहते हैं। अभी जो उनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि 2022 में चुनाव है और ऐसे में एक खेमा है जिसका ये मानना है कि चुनाव नहीं जीत सकते अगर वहां पे अभी कमान में बदलाव न किया, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष न बदला तो, और सिद्धू को न बनाया तो। हालांकि उनके दावे में अपनी उस दावे का एक अलग महत्व हो सकता है, लेकिन जहां तक पंजाब की बात है तो पिछला चुनाव जो है पंजाब ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने जीता था, और 2022 में जब वहां चुनाव है तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर को नाराज करना भी हाईकमान के लिए मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में तमाम जो 80 विधायक हैं कांग्रेस के, उनको बुलाकर यहां पर एक एक करके उनसे पूछा जा रहा है, उनसे राय ली जा रही है। 3 सदस्यीय कमेटी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की, जेपी अग्रवाल और हरीश रावत की, तो उनके सामने विधायक अपनी बात रख रहे हैं। 3 दिनों तक ये प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद ये 3 सदस्यीय कमेटी एक रिपोर्ट बना के हाईकमान को भेजेगी, उसके आधार पर हाईकमान जो है फैसला लेगा। और ये कहा जा रहा है कि अगले महीने यानी जून में एक भारी संगठनात्मक बदलाव पंजाब कांग्रेस में होना है। तो अब किस तरह से सिद्धू खेमे को साध कर हाईकमान चलता है और किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को साथ लेकर चलता है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि सिद्धू खेमा ये लगातार दावा करता रहा है कि राहुल गांधी का जो एक समर्थन है, मौन समर्थन जो है वो उनको हासिल है, प्रियंका गांधी का मौन समर्थन उनको हासिल है, और सिद्धू ट्वीट के जरिए और अपने बयानों के जरिए इन सब बातों को बताते भी रहते हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को चुनौती भी दे चुके हैं कि आप आके लड़िए चुनाव और आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, और साथ में चेतावनी भी दे चुके हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि लड़ाई किस तरह से खत्म होती है पंजाब की कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई। लेकिन एक दूसरे को चेतावनी और आरोपों के बीच, उमा आपको क्या लगता है कि इस कमेटी की पहल से या कोशिश से ये मसले जो हैं वो सुलझ सकते हैं पंजाब के, क्योंकि अब तो विधायक कई सारे जो हैं वो विरोध में हैं?
जी देखिए, कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 16 विधायकों को अलग से मिलाकर बुलाकर या उनकी जो राय है वो पार्टी हाईकमान ने ली है और उसके बाद ही ये मामला जो है आगे बढ़ा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो आप कह रहे हैं कि क्या वाकई में दोनों के बीच कोई एक जो तारतम्य है वो बिठाया जा सकेगा, मुश्किल लगता है थोड़ा, और खासतौर पर इसलिए भी कि जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद पंजाब में इस बार कांग्रेस के फिर से रिपीट करने की, अपने सरकार को फिर से चुनकर लाने की एक जो उम्मीद है वो बढ़ी है। तो ऐसे में दोनों खेमों को लगता है कि हम इस बार अपना दाव ना छोड़ें और इसलिए ये लड़ाई जो है वो मुझे लगता है कि तीक्ष्ण से तीक्ष्णतर होगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि जो पार्टी हाईकमान के फैसले के विरुद्ध जाएगा फिर शायद कांग्रेस में उसका अपना भविष्य नहीं रहेगा। शुक्रिया उमा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम नहीं रोका जाएगा। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे चुका है। हालांकि इस पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। यही नहीं, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि इसके पीछे कोई मंशा लगती है। इसके फौरन बाद केंद्र सरकार ने मंशा का ही सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी को घेरा। याद दिलाया कि नई संसद भवन तैयार करने की योजना कांग्रेस के समय से ही बन रही थी। कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव को की हिंदी में मैं कैसे बताऊं, सरेआम झूठ। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2012 में जब मीरा कुमार जी ऑनरेबल स्पीकर थी लोकसभा की, तो उनके एक ओएसडी थे जिन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें ये स्पष्ट तरीके से कहा गया कि एक डिसीजन ले लिया गया है दैट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड बी बिल्ट। शहरी विकास मंत्री ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ के खर्च की बात भी गलत बताई। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल सिर्फ 2 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। राजपथ चौड़ा करने और नया संसद भवन तैयार करने का कुल बजट 1300 करोड़ रुपए से कुछ ऊपर का है। जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया वो आया करीब 900 करोड़, 862 करोड़, और ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है ये था कोई 400 प्लस करोड़। तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की। लेकिन कांग्रेस का कहना है इस कोरोना काल में ये अपनी जिद पूरा करने जैसा है। आज भी अब 3.25 लाख लोग देश में जान गंवा चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का आंकड़ा है कि ये सरकार का आंकड़ा झूठा है। उनके अनुसार 42 लाख लोगों ने कोविड में अपनी जान गंवा दी है और आप अपने लिए मोदी महल बना रहे हैं उन सब के बीच में। अब जरूरी क्या है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? फिलहाल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में संसद भवन परिसर में अगले साल जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना है उससे पहले इस साल के अंत तक संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद की नई बिल्डिंग तैयार कर ली जाएगी और साथ ही राजपथ को चौड़ा करने का जो काम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है उस काम को भी इस साल नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। साथी पहलवान की हत्या के आरोप में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस हरिद्वार लेकर गई है। वारदात के बाद वो सबसे पहले वहीं छिपा था। पुलिस सुशील के खिलाफ मकोका के तहत भी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को सोमवार की सुबह हरिद्वार लेकर पहुंची। आरोप है कि 4-5 मई की रात पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद वो सीधा हरिद्वार और ऋषिकेश गया। सूत्रों के मुताबिक वहां वो एक प्रभावशाली बाबा के आश्रम में रहा। आरोप है कि उसने अपना मोबाइल भी हरिद्वार में कहीं फेंक दिया।
अब सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सबूत मिटाने की धारा भी जोड़ी जा रही है। एक तरफ सागर धनखड़ की हत्या को लेकर सुशील कुमार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा और दिल्ली के गैंगस्टरों के साथ उनके रिश्तों को लेकर जांच चल रही है और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस अब सुशील कुमार के खिलाफ मकोका के तहत भी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मकोका जैसा कानून संगठित अपराध में शामिल लोगों पर लगाया जाता है। आरोप है कि सुशील 2018 से दो बड़े गैंगस्टरों नीरज बबाना और संदीप काला के लिए काम करते थे। गैंगस्टर सुशील के जरिए जबरन उगाही, संपत्तियों पर कब्जा और टोल नाकों पर टैक्स की वसूली का काम करते थे। लेकिन सागर धनखड़ की हत्या के दौरान सुशील ने नीरज बबाना और असौदा गैंग का सहारा लेकर संदीप काला के भतीजे सोनू को भी पीट दिया, जिससे दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। दिल्ली पुलिस संदीप काला, नीरज बबाना और कई गैंगस्टरों पर पहले ही मकोका लगा चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार कुश्ती के अखाड़े से निकलकर अपराध के सफर की शुरुआत काफी पहले ही कर चुके थे। पहलवानों और गैंगस्टरों के इस गठजोड़ ने कई कारनामे किए। अब देखना होगा कि पुलिस इसको लेकर कार्रवाई कहां तक कर पाती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।